पीएम मोदी ने की 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता। सम्मेलन के दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर हुई व्यापक चर्चा। मॉस्को में आयोजित हुआ था सम्मेलन। श्री जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार कक्ष का हुआ ऐतिहासिक उद्घाटन। 46 साल बाद खुला रत्न भंडार कक्ष। आभूषणों व बहुमूल्य वस्तुओं की सूची बनाना तथा रत्न भंडार की मरम्मत करना है उद्देश्य। SDG इंडिया सूचकांक 2023-24 आया सामने। उत्तराखंड और केरल को मिला शीर्ष स्थान। नीति आयोग ने जारी किया था यह सूचकांक। भारत में हुई जीका वायरस की पुष्टि। विशेषज्ञों ने जारी की चेतावनी। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में मिले हैं जीका के मामले। जारी हुई साइट्स रोजवुड्स द ग्लोबल पिक्चर रिपोर्ट में रोजवुड्स की चुनौतियों पर डाला गया है प्रकाश। 27वीं प्लांट्स कमेटी की बैठक के दौरान जारी हुई थी रिपोर्ट। हाल ही में मॉस्को में 22वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। यह सम्मेलन भारतीय प्रधानमंत्री और रूसी राष्ट्रपति की मेजबानी में आयोजित किया गया था। इस दौरान दोनों नेताओं ने सामरिक तथा आर्थिक मुद्दों सहित कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही रूस भारत व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देकर द्विपक्षीय कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने की शपथ ली। बता दें कि सम्मेलन के दौरान दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने की सहमति जताई है। साथ ही राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग करके द्विपक्षीय लेन देन निपटान प्रणाली को बढ़ावा देने का भी निर्णय लिया है। वहीं अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकी सहित परमाणु, तेल और पेट्रोकेमिकल क्षेत्रों में ऊर्जा सहयोग का विस्तार करने पर सहमति जताई है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, उत्तरी समुद्री मार्ग तथा चेन्नई व्लादिवोस्तोक पूर्वी समुद्री गलियारा जैसी परियोजनाओं को लागू करने पर विचार साझा किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि इन परियोजनाओं के माध्यम से भारत के साथ कार्गो व्यापार में बढ़ोतरी होगी। वहीं सम्मेलन में दोनों देशों ने आतंकवाद से निपटने पर बल दिया, जहां कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म इन द UN फ्रेमवर्क को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने की मांग की है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने रूस व यूक्रेन को आपस में बातचीत और कूटनीति के माध्यम से रूस यूक्रेन संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने पर भी विचार साझा किया। गौरतलब है कि सम्मेलन में मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत रूसी मूल के हथियारों और रक्षा उपकरणों के रखरखाव पर सहमति व्यक्त की है, जिसमें स्पेयर पार्ट्स, कंपोनेंट्स, एग्रीगेट्स तथा अन्य उत्पादों के भारत में संयुक्त विनिर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि शिखर सम्मेलन 2024 के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से नवाजा गया। प्रधानमंत्री के यह पुरस्कार देने की घोषणा साल 2019 में की गई थी, जिसकी घोषणा रूस और भारत के बीच विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक साझेदारी तथा रूसी एवं भारतीयों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इस पुरस्कार की शुरुआत साल 1698 में की गई थी। हाल ही में जगन्नाथ मंदिर के पवित्र रत्न भंडार कक्ष को 46 साल बाद फिर से खोला गया। इसे खोले जाने का उद्देश्य आभूषणों व बहुमूल्य वस्तुओं की सूची बनाना तथा रत्न भंडार की मरम्मत कराना है। इसके लिए ओडिशा सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वनाथ रथ के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। दरअसल रत्न भंडार कक्ष में कई तरह की बहुमूल्य वस्तुएं, आभूषण, रत्न आदि भंडारित हैं, जो मंदिर के जगमोहन के उत्तरी छोर पर स्थित हैं। गौरतलब है कि जगमोहन मंदिर का सभा कक्ष है। इसके 2 भाग बाहरी कक्ष और आंतरिक कक्ष हैं। इन कक्षों में मंदिर के तीनों देवताओं यानी भगवान बलभद्र, भगवान जगन्नाथ और देवी सुभद्रा के आभूषण रखे गए हैं। बता दें कि श्री जगन्नाथ मंदिर को व्हाइट पैगोडा भी कहा जाता है। यह मंदिर ओडिशा के पुरी में स्थित है। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन देवी सुभद्रा और बड़े भाई भगवान बलभद्र की पवित्र त्रिमूर्ति को समर्पित है। गौरतलब है कि भगवान जगन्नाथ विष्णु के अवतार माने जाते हैं। वहीं माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंगवंश के शासक राजा अनंत वर्मन चोडगंग ने करवाया था। यह मंदिर स्थापत्य की कलिंग शैली में बनाया गया है, जिसे नागर शैली की एक उप शैली कहा जाता है। मंदिर के मुख्यतः 4 भाग हैं, जिनमें विमान या देउल, जगमोहन, नट मंडप तथा भोग मंडप शामिल हैं। वहीं मुख्य मंदिर के बाहरी दीवार के दोनों तरफ भगवान विष्णु की आकृतियां उकेरी गई हैं। जानकारी के लिए बता दें
श्री जगन्नाथ मंदिर के 56 भोग प्रसाद में से एक मगजी लाडू ओडिशा के ढेंकनाल जिले की एक प्रसिद्ध पारंपरिक मिठाई है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की है कि केंद्रीय सूचना आयोग के पास पीठ गठित करने और नियम बनाने की शक्तियां हैं। साथ ही न्यायालय ने बताया कि केंद्रीय सूचना आयोग की स्वायत्तता उसके प्रभावी कामकाज के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऐसे में आयोग की पीठों के गठन से संबंधित विनियम तैयार करने की मुख्य सूचना आयुक्त की शक्तियों को बरकरार रखा गया है, क्योंकि ऐसी शक्तियां आरटीआई अधिनियम की धारा 12(4) के दायरे में है। बता दें कि केंद्रीय सूचना आयोग भारत का एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत की गई है। यह एक उच्च अधिकार प्राप्त एक स्वतंत्र निकाय है जो दर्ज शिकायतों की जांच तथा उनका निराकरण करता है। यह केंद्र सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन कार्यरत कार्यालयों, वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के बारे में शिकायतों एवं अपीलों के बारे में सुनवाई करता है। इस आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। इसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। इनमें मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों का कार्यकाल, जिसे केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया हो, या 65 वर्ष की आयु तक दोनों में से जो भी पहले हो तक पद पर बने रह सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भारत में पारित एक महत्वपूर्ण कानून है जो नागरिकों को सरकारी विभागों और संस्थाओं से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसका उद्देश्य सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। हाल ही में महाराष्ट्र एवं कर्नाटक राज्यों में जीका वायरस के मामलों की पुष्टि की गई है, जिससे राज्यों में अलर्ट घोषित किया गया है। बता दें कि जीका वायरस एक मच्छर जनित वायरस है। इसकी पहचान पहली बार साल 1947 में युगांडा में रीसस मैकाक बंदर में की गई थी। यह वायरस आमतौर पर संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। इसके लिए मुख्य रूप से एडीज एजिप्टी मच्छर जिम्मेदार है, जो डेंगू और चिकनगुनिया भी फैलाता है। ये मच्छर आमतौर पर दिन में काटते हैं। इसका संचरण यौन, मां से भ्रूण में तथा रक्त आधानों आदि से होता है। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि जीका वायरस से संक्रमित ज्यादातर लोगों में लक्षण विकसित नहीं होते हैं। हालांकि जिन लोगों में लक्षण विकसित होते हैं उनमें 3 से 14 दिन बाद लक्षण दिखने लगते हैं। इसके लक्षणों में दाने, बुखार, आंखें गुलाबी, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द और सिर दर्द शामिल हैं, जो आमतौर पर 2 से 7 दिनों तक रहता है। इसके संक्रमण से गर्भावस्था के दौरान शिशुओं में माइक्रोसेफली और अन्य जन्मजात विकृतियां पैदा हो सकती हैं और साथ ही समय से पहले जन्म और गर्भपात भी हो सकता है। गौरतलब है कि माइक्रोसेफली एक ऐसी स्थिति है जिसमें शिशु का सिर उसकी उम्र के हिसाब से सामान्य से छोटा होता है और मस्तिष्क ठीक से विकसित नहीं होता है। इसका संक्रमण वयस्कों और बच्चों में गुइलेन बैरे सिंड्रोम, न्यूरोपैथी और माइलिटिस से भी जुड़ा हुआ है। दरअसल गुइलेन बैरे सिंड्रोम एक दुर्लभ स्थिति है जो व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली तंत्रिकाओं पर हमला करती है। जानकारी के लिए बता दें कि WHO के मुताबिक जीका वायरस की रोकथाम तथा उपचार के लिए अभी तक कोई टीका उपलब्ध नहीं है। इसमें संक्रमित व्यक्ति को भरपूर आराम करना चाहिए, तरल पदार्थ सेवन तथा मच्छरों से बचाव करना चाहिए। वहीं इनके लक्षणों का इलाज एंटीपायरेटिक्स और एनाल्जेसिक से करना चाहिए। बीते दिनों वैज्ञानिकों ने महाराष्ट्र के कोयना में साइंटिफिक डीप ड्रिलिंग मशीन की शुरुआत की है। इस मिशन का उद्देश्य पृथ्वी की भूपर पट्टी में 6 किलोमीटर की गहराई तक बोरहेल तथा वैज्ञानिक विश्लेषण करना है। वहीं भूकंपों का अध्ययन करने तथा पृथ्वी के इतिहास, चट्टान के बारे में जानकारी हासिल करना है। साथ ही ऊर्जा संसाधनों, जलवायु परिवर्तन पैटर्न एवं जीवन के विकास से संबंधित पहलुओं को भी जानना है। ऐसे में भारत उन देशों की सूची में शामिल हो जाता है जिन्होंने ऐसी परियोजनाएं शुरू की हैं। इन देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जर्मनी आदि शामिल हैं। बता दें कि 1962 में कोयना बांध बनाने से शिवाजी सागर झील के निर्माण से लगातार भूकंप के झटके आते रहते हैं, जिसके चलते वैज्ञानिकों ने कोयना क्षेत्र को अध्ययन के लिए चुना। कोयना बोरहोल 3 किलोमीटर गहराई तक काम पूरा किया जा चुका है। यह मिशन कई मायनों में अनोखा है। इसमें हाइब्रिड ड्रिलिंग तकनीक का प्रयोग किया गया है, जिसे मड रोटरी ड्रिलिंग और परक्यूशन ड्रिलिंग कहा जाता है। रोटरी ड्रिलिंग तकनीक में स्टील से बनी एक घूमने वाले ड्रिलिंग रॉड का उपयोग किया जाता है, जो नीचे की ओर हीरे से जड़े ड्रिल बिट से जुड़ी होती है। वहीं परक्यूशन ड्रिलिंग द्वारा अत्यधिक हवा का दबाव बनाया जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि कोयना बोरहोल को BGRL यानी बोरहोल जियोफिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। BGRL पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक विशेषीकृत संस्थान है
जो साइंटिफिक डीप ड्रिलिंग कार्यक्रम को क्रियान्वित करता है। हाल ही में साइट्स ने साइट्स रोजवुड्स द ग्लोबल पिक्चर नामक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट को जिनेवा में आयोजित में साइट्स प्लांट्स कमेटी की 27वीं बैठक के दौरान जारी किया गया। यह रिपोर्ट साइट्स में सूचीबद्ध रोजवुड्स प्रजाति की विशेषताओं, पारिस्थितिकी तंत्र में इनकी भूमिका, प्रजाति वृद्धि में इनके समक्ष उत्पन्न चुनौतियों का विवरण प्रस्तुत करती है, जो साइट्स के पक्षकार देशों को उपलब्ध जानकारी के आधार पर गैर हानिकारक निष्कर्ष निकालने में मदद करेगी। गौरतलब है कि गैर हानिकारक निष्कर्ष साइट्स के तहत एक अनिवार्य वैज्ञानिक विश्लेषण है, जो यह निर्धारित करता है कि साइट्स के परिशिष्ट 1 और 2 में सूचीबद्ध प्रजातियों की निश्चित मात्रा के निर्यात से प्राकृतिक वनों में उनके दीर्घकालिक अस्तित्व को खतरा तो नहीं है। बता दें कि रोजवुड यानी शीशम को पैलिसैंडर भी कहा जाता है, जिसमें फैबेसी लेगुमिनोसे परिवार की उष्णकटिबंधीय मजबूत लकड़ी की एक श्रृंखला शामिल है। इसका इस्तेमाल फर्नीचर और संगीत वाद्य यंत्र बनाने में किया जाता है। शीशम साइट्स के परिशिष्ट 2 के तहत संरक्षित है। इस प्रजाति की पत्तियों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बन मात्रा में पाए जाने के कारण यह मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में मदद करती है। गौरतलब है कि भारत में शीशम की 2 प्रजातियां डालबर्जिया लैटुफोलिया और डालबर्जिया सिसु पाई जाती है। ये दोनों IUCN की रेड सूची में क्रमशः वल्नरेबल और लीस्ट कंसर्न के रूप में सूचीबद्ध हैं। जानकारी के लिए बता दें कि साइट्स यानी वन्य जीव और वनस्पति की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन एक राष्ट्रीय सरकारों के बीच कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य जीवों और वनस्पतियों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके अस्तित्व को खतरा न पहुंचे। यह कन्वेंशन 1975 में लागू किया गया था। इसके 184 पक्षकार हैं। भारत भी इसका एक पक्षकार है। इसके 3 परिशिष्ट हैं। हाल ही में नेचर कम्युनिकेशन जर्नल में एक अध्ययन प्रकाशित हुआ है। यह अध्ययन बताता है कि वायु प्रदूषण कीटों से अधिक परागकणों को नुकसान पहुंचाता है, जबकि फसल को नष्ट करने वाले कीटों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे में शोधकर्ताओं का मानना है कि मधुमक्खियां और ततैया तथा लाभकारी कीटों पर वायु प्रदूषण का गंभीर प्रभाव पड़ा है, जिसके चलते इन जीवों की गंध आधारित संचार में कमी आई है, जो फूलों का पता लगाने, साथी खोजने या शिकार का पीछा करने के लिए हवा में मौजूद रासायनिक संकेतों का उपयोग करते हैं। बता दें कि अध्ययन वायु प्रदूषण का कीटों के व्यवहार और जैविक कारकों पर पड़ने वाले प्रभावों के पहलुओं पर केंद्रित है। इसमें भोजन, विकास, अस्तित्व, प्रजनन और भोजन स्रोतों का पता लगाने की क्षमता शामिल है। इन सभी कारकों में से कीटों की भोजन खोजने की क्षमता वायु प्रदूषण से सबसे अधिक प्रभावित हुई है। वहीं वायु प्रदूषक ओजोन के चलते लाभकारी कीटों के जीवन जीने की क्षमता में करीब 34% की कमी आई है, जबकि नाइट्रोजन ऑक्साइड का भी कीटों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जानकारी के लिए बता दें कि परागण पौधों के प्रजनन का अनिवार्य हिस्सा है, जिसमें एक फूल के नर परागकोश से मादा के वर्तिकाग्र पर परागकणों का स्थानांतरण होता है। यह प्रक्रिया 2 प्रकार से होती है, जिसमें स्वपरागण तथा परपरागण शामिल है। स्वपरागण की क्रिया तब होती है जब परागण समान पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, तो वहीं परपरागण की क्रिया में फूल की परागण उसी पादप की किसी अन्य फूल के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, तो उसे परपरागण कहते हैं। यह वायु, जल, कीट, पक्षी या अन्य जीवों के माध्यम से होता है। हाल ही में नीति आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 का 4था संस्करण जारी किया है। यह इंडेक्स 113 संकेतकों पर आधारित है, जो सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राष्ट्रीय प्रगति को मापता है और ट्रैक करता है। ये संकेतक केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क के अनुरूप है, जो प्रत्येक राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के लिए समग्र स्कोर की गणना 16 SDGs में उनके प्रदर्शन को जोड़कर करते हैं। इन्हें 0 से 100 के बीच स्कोर दिया जाता है। इनमें 100 के स्कोर का मतलब है कि राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने 2030 के लिए निर्धारित सतत विकास लक्ष्य को हासिल कर लिए हैं। इसमें राज्यों को उनके स्कोर के आधार पर अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर और एस्पिरेंट्स 4 भागों में बांटा गया है। बता दें कि राष्ट्रीय स्तर पर भारत के समग्र स्कोर में वृद्धि हुई है, जो 2020 से 21 के 66 से बढ़कर 2023 से 24 में 71 हो गई है। वहीं 2020 से 21 और 2023 से 24 के बीच लक्ष्य 1 यानी गरीबी उन्मूलन, लक्ष्य 8 यानी गरिमापूर्ण कार्य और आर्थिक समृद्धि तथा लक्ष्य 13 यानी जलवायु कार्रवाई में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई। ये लक्ष्य अब फ्रंट रनर की श्रेणी में शामिल हो गए हैं। वहीं लक्ष्य 13 के स्कोर में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि इसके ठीक बाद लक्ष्य 1 में हुई है। हालांकि सभी राज्यों के समग्र स्कोर में सुधार आया है, जहां फ्रंट रनर की श्रेणी में 32 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं,
तो परफॉर्मर की श्रेणी में 4 राज्य मेघालय, नागालैंड, झारखंड व बिहार शामिल हैं। वहीं शीर्ष राज्य उत्तराखंड और केरल हैं। इनमें प्रत्येक का स्कोर 79 है, जबकि शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है। गौरतलब है कि सतत विकास लक्ष्य की प्रगति की दिशा में पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन तथा आयुष्मान भारत जैसी सरकारी योजनाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जानकारी के लिए बता दें कि पहला SDG यानी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक और डैशबोर्ड 2018 में जारी किया गया था। यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति को मापता है। हाल ही में UNDESA ने वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2024 रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट दुनिया भर के देशों के लिए जनसंख्या रुझान के बारे में बताती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 50 से 60 वर्षों के दौरान वैश्विक जनसंख्या में वृद्धि जारी रहेगी। वही रिपोर्ट यह बताती है कि विश्व की जनसंख्या 2080 तक 10.3 बिलियन तक अपने शीर्ष पर होगी, जबकि 2024 में विश्व की जनसंख्या 8.2 बिलियन से अधिक है। हालांकि शीर्ष पर पहुंचने के बाद वैश्विक जनसंख्या में धीरे धीरे गिरावट आने का अनुमान है, जो 2100 सदी के अंत तक घटकर करीब 10.2 बिलियन रह जाएगी। गौरतलब है कि रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में भारत की जनसंख्या लगभग 1.45 अरब होने का अनुमान है, जबकि रिपोर्ट का मानना है कि सदी के अंत तक 2100 में भारत की जनसंख्या घटकर 1.5 अरब हो जाएगी। हालांकि भारत साल 2023 में चीन को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया था। जानकारी के लिए बता दें कि UNDESA यानी यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख विभाग है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। यह संस्था देशों को उनके आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करने के लिए सरकारों एवं हितधारकों के साथ मिलकर कार्य करती है। खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। पहला प्रश्न है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। 2. इसकी शुरुआत 1698 में की गई थी। 3. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे UNDP ने जारी किया है। 2. इस इंडेक्स के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर भारत का कुल स्कोर 71 हो गया है। 3. इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान उत्तराखंड और केरल राज्य को मिला है। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन गलत है या गलत हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, जीका वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक मच्छर जनित वायरस है। 2. इसकी पहचान पहली बार 1947 में युगांडा में रीसस मैकॉक बंदर में की गई थी। 3. इसका मुख्य वाहक एडिस एजिप्टी मच्छर है। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन गलत है या गलत है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, श्री जगन्नाथ मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह मंदिर ओडिशा के पुरी में स्थित है। 2. इसे लाल पैगोडा भी कहा जाता है। 3. इसका निर्माण पूर्वी गंगवंश के शासक राजा अनंतवर्मन चोडगंग देव ने करवाया था। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन गलत है या गलत है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, साइट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक राष्ट्रीय सरकारों के बीच कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। 2. यह कन्वेंशन 1973 में लागू किया गया था। 3. भारत इसका एक पक्षकार देश नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन गलत है या गलत है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हाल ही में ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 96वां स्थापना एवं प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। बता दें कि ICAR की स्थापना सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत की गई थी। इसे कृषि पर रॉयल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य समूचे भारत में बागवानी, मात्स्यिकी और पशु विज्ञान क्षेत्र में अनुसंधान करना है। साथ ही कृषि क्षेत्र में रिसर्च एवं शिक्षा का समन्वय तथा प्रबंधन करना है।
यह केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के तहत एक स्वायत्त संगठन है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024 में भाग लिया। यह एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया में 12 जुलाई से आयोजित की जा रही है, जो 2 अगस्त 2024 तक चलेगी। यह रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय व द्विवार्षिक वायु अभ्यास है। इस अभ्यास का नाम पिच ब्लैक एक बड़े गैर आबादी वाले क्षेत्रों में रात के समय उड़ान भरने के आधार पर रखा गया है। इस साल का वायु अभ्यास पिच ब्लैक का आयोजन इसके 43 वर्ष लंबे इतिहास में सबसे अहम है, जिसमें 20 भागीदार देश शामिल हो रहे हैं। यह अभ्यास बड़े पैमाने पर सैन्य तैनाती वाली युद्धक गतिविधियों पर केंद्रित है, जिसका मकसद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। हाल ही में आइवरी कोस्ट 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मलेरिया वैक्सीन देने वाला पहला देश बना। इस दौरान आइवरी कोस्ट में बच्चों को नई वैक्सीन R21/Matrix-M दी गई, जो 2023 में WHO द्वारा अनुशंसित मलेरिया की दूसरी वैक्सीन है, जबकि पहली वैक्सीन RTS-S/AS01 थी। नई वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यह वैक्सीन प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइड को लक्षित करती है। स्पोरोजोइड दरअसल मानव शरीर में प्रवेश करने वाले मलेरिया परजीवी का पहला रूप है। बता दें कि मलेरिया एक घातक रोग है। मनुष्यों में यह रोग प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण फैलता है। इसका प्रसार संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छरों के काटने से होता है। हाल ही में हरियाणा के फरीदाबाद में एशिया के पहले स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया। यह सुविधा कोएलिशन ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन के तहत आरंभ की गई है। वहीं साथ ही जेनेटिकली डिफाइंड ह्यूमन एसोसिएटेड माइक्रोबियल कल्चर कलेक्शन सुविधा केंद्र का भी उद्घाटन किया गया। बता दें कि कोएलिशन ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन की शुरुआत साल 2017 में की गई थी। इसे नॉर्वे, भारत, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन तथा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया था। इसका मकसद नई संक्रामक बीमारियों के खिलाफ टीकों के विकास में तेजी लाना है और साथ ही इन टीकों तक समान पहुंच प्रदान करना है। इसका मुख्यालय ओस्लो में स्थित है। हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 मनाया गया। इस साल की थीम है गरीबी और असमानता से लड़ना अभी भी हमारे हाथ में है। यह दिवस हर साल 18 जुलाई को मनाया जाता है, जो नेल्सन मंडेला के जीवन और उनके संघर्षों को याद करने तथा उनके द्वारा बनाए गए मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस लोगों को 67 मिनट सेवा कार्य में व्यतीत करने के लिए प्रेरित करता है, जो नेल्सन मंडेला द्वारा मानवता की सेवा में बिताए गए 67 वर्षों का प्रतीक है। बता दें कि नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। वे एक प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने रंगभेद यानी अपार्थाइड के खिलाफ संघर्ष किया। वहीं वह अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति भी बने। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने 3 ऐतिहासिक पहलों अस्मिता, बहुभाषा शब्दकोश और रियल टाइम ट्रांसलेशन आर्किटेक्चर का शुभारंभ किया। इसका मकसद भारतीय भाषाओं को सीखने की गति को बढ़ावा देना है तथा शिक्षार्थियों को उनके शैक्षणिक कार्यों में सशक्त बनाना है। ये पहले नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। इसमें अस्मिता यानी अनुवाद और अकादमिक लेखन के माध्यम से भारतीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री को बढ़ाना एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसका उद्देश्य छात्रों को उनकी मूल भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना है। इसके तहत अगले 5 वर्षों में 22 अनुसूचित भाषाओं में 22,000 किताबें तैयार की जाएंगी। इसका कार्यान्वयन यूजीसी और भारतीय भाषा समिति द्वारा किया जा रहा है। वहीं बहुभाषा शब्दकोश एक व्यापक बहुभाषी शब्दकोश भंडार होगा, जबकि रियल टाइम अनुवाद संरचना का उद्देश्य अत्याधुनिक तकनीक के साथ अनुवाद करना है। हाल ही में बिहार सरकार ने मखाना यानी फॉक्सनट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग की है। बता दें कि मखाना एक उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलीय फसल है, जिसकी खेती आमतौर पर तालाबों, पोखर, गोखुर झीलों आदि जैसे 12मासी जलीय निकायों में की जाती है। इसके लिए अनुकूल तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तथा सापेक्ष आर्द्रता 50 से 90% तक होनी चाहिए, जबकि वार्षिक वर्षा 100 से 250 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। गौरतलब है कि भारत दुनिया में मखाना का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वहीं बिहार में मखाना का सबसे अधिक उत्पादन होता है।
इसमें वसा की कम मात्रा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और खनिजों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। हाल ही में गुजरात में चांदीपुरा वायरस के संक्रमण के मामले देखे गए। बता दें कि चांदीपुरा वायरस के कारण बुखार होता है, जिसके लक्षण फ्लू जैसे होते हैं और इससे इंसेफेलाइटिस यानी मस्तिष्क की सूजन जैसी बीमारी हो सकती है। इसका रोगजनक रैबिडोविरिडे परिवार के वेसिकुलोवायरस जीनस का सदस्य है। यह सामान्यतः मच्छरों, टिक्स और सैंडफ्लाई जैसे वाहकों द्वारा फैलता है। इस वायरस की पहचान सबसे पहले 1965 में महाराष्ट्र के चांदीपुरा गांव में हुई थी। यह वायरस मुख्य रूप से 9 महीने से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को संक्रमित करता है। हाल ही में इंदौर ने एक दिन में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जिसके चलते इसे सर्वाधिक पेड़ लगाने की श्रेणी में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। हालांकि इससे पहले असम ने यह रिकॉर्ड बनाया था। गौरतलब है कि यह कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया गया था। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान के तहत देश भर में करीब 140 करोड़ पेड़ लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें से करीब 55 मिलियन पेड़ मध्य प्रदेश में लगाए जाने की घोषणा की गई है। प्रिय व्यूअर्स, हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।